IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी हम करवा रहे हैं। सिंगेज बुक्स का जो 5 किताबें हैं इनका एक कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये 5 किताबों के थ्रू आपके हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट की एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और ऑफ कोर्स चैप्टर के कंप्लीशन के लिए हम आपकी एक्सरसाइजेस जिसमें हर तरह के हर वैरायटी के क्वेश्चंस और फिर फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इतनी कॉम्प्रहेंसिव, डिटेल्ड और एक सॉलिड तैयारी आपकी हो रही है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हाइपरबोला जो कि आपका 7th और फाइनल चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसके बाद हम कैलकुलस शुरू करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस ले रहे हैं। आज हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप फाइनल कैटेगरी आपकी, जैसे हम सिंगल करेक्ट कर चुके हैं, मल्टीपल करेक्ट कर चुके हैं, हम लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड कर चुके हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप कर चुके हैं। अब हम आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी सारी कैटेगरीज के हम JEE एडवांस्ड के PYQs भी करेंगे इसके बाद। तो देखते हैं आपके कुछ और क्वेश्चंस जिसके थ्रू और अलग अलग कंसेप्ट्स की आपको क्लैरिटी देने की हम कोशिश करेंगे। देखिए पहला सवाल, कंसिडर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax²। तो एक कर्व है, जितना मैं देख पा रहा हूँ मेरे जीवन में, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि सर ये एक पैराबोला है। आपको दिख रहा है y इज इक्वल्स टू ax², एक पैराबोला है, अगर आप याद कर पा रहे हो कोई बातें। अच्छा, और एक और कर्व उसने आपको दिया है, समझेंगे सर इसकी कहानी क्या है। वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब उसने आपकी एक कहानी तो बहुत सुलझा दी। अगर कोई आपको लिख कर कह दे y इज इक्वल्स टू a², जहाँ पे जो आपका a है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो सर मेरा यकीन करिए इससे आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि y इज इक्वल्स टू x² में जो x² का कोफिशिएंट होता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और अगर वो नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये बात हम कर चुके हैं, आपको याद आ रही होंगी। तो अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो एक क्लियरली एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, और ये 0,0 से पास होता है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला जिसकी वर्टेक्स आपकी 0,0 पर ही है। मतलब अगर मैं इस पैराबोला को प्लॉट करूं तो आपके सामने इस पैराबोला का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से अब समझ आना चाहिए, है ना। ऐसा मेरा मानना है कि अब तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, है ना। तो पहले तो आपका बन जाएगा भाई क्या, पैराबोला। तो ये रहा आपका पैराबोला, जो कि मैंने कोशिश की है बनाने की। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये आपका क्या है भाई, ये आपका पैराबोला है y² इज इक्वल्स टू ax। अब क्या वो कह रहा है, xy आपके सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है सर। एक और कर्व है y² प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4y। इसका मैं क्या करूं, देखते हैं इसका हम क्या कर सकते हैं। कर्व है y² प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4y। आई होप यही है, y² प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4y। बिल्कुल सही बात है। इसे थोड़ा रीराइट करते हैं। देखो 4y को अगर मैं इधर लाया तो y² माइनस 4y, क्या मैं उसे -2 इंटू 2 इंटू वाई लिख सकता हूँ। अच्छा, प्लस 3 का हम कुछ करेंगे, है ना, उसको मैं देखूंगा, पर उससे पहले मैं ये x² को एज इट इज रह देना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें और छोटा सा काम हम क्या कर लेते हैं, जो प्लस 3 है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग। बट इन सब बातों से पहले क्या आपको एक बात नज़र आ रही है, एक बहुत ही साधारण सुलझी डायरेक्ट सी बात आपको नज़र आनी चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। गौर से देखो, a² माइनस 2ab, अगर मुझे b² और मिल जाए, अब b² क्या होगा सर, गौर से देखिए, b² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, मतलब आपने अपनी मर्जी से 4 ऐड किया। जी हाँ, मैंने अपनी मर्जी से 4 ऐड किया। अगर आप अपनी मर्जी से 4 ऐड करते हैं तो आपको 4 हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी का काम तो कर नहीं सकते। तो मैंने इसमें से -4 भी किया, तो क्या मैं 3 - 4 को -1 लिखूं तो चलेगा क्या? हमने कोई बड़ा मेजर बदलाव नहीं किया, हमने उसी इक्वेशन जो उन्होंने दी थी उसे ही रीराइट किया है। आप देख पा रहे हो, ये 4 - 1 3 हो जा रहा है। ये वही बात है आपकी 4y, और ये x², सब कुछ वैसा ही है, कोई विशेष बदलाव नहीं है। बट इसको करने से मैं इसमें कुछ बड़े ही मज़ेदार से, इंटरेस्टिंग से एक्सप्रेशंस देख पाऊंगा अगर आप ध्यान से देखो तो। देखो, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये तो हो जाएगा आपका y - 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाता है आपका y - 2 का होल स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा,
-1 को वहाँ भेज देते हैं, x² को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है सर -x² इज इक्वल्स टू +1। कुछ आप देख पा रहे हो? क्या आप कुछ देख, समझ और सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ। इस x² को अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। या तो इसे ऐसे देखो, या फिर मैं इसको देखने का एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ जो हमने बिल्ड किया है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? क्या देखना ध्यान से, x - 0 का होल स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्या आपको कुछ चमक रहा है? बाय द वे दोनों इक्वेशन एक ही हैं, बस मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है यहाँ पर। आई होप आपको दिख रहा है। x² - y² इज इक्वल्स टू -1। यह आपका एक हाइपरबोला है, अगर आपको याद आ रहा है। ये आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला वर्जन है, बस उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थोड़े से शिफ्ट हो जा रहे हैं। कोई इसके अलावा विशेष या बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यानी अगर मैं आपसे सेंटर पूछूं तो अच्छा, बाय द वे आपका अभी तक हाइपरबोला कैसा बनता था? ये वाला। पर इस बार फर्क क्या आ जा रहा है? इस बार जो हाइपरबोला बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस हाइपरबोला में जो बड़ा छोटा सा, सिंपल सा, साधारण सा बदलाव होगा वो ये कि इस बार इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो ओरिजिन 0,0 ना होकर क्या बनेगा? ध्यान से देखो, वो आपका बनेगा 0,2। तो y एक्सिस पर ही होगा बिल्कुल, लेकिन x एक्सिस पर जाते जाते वो रह गया, वो बन गया आपका 0,2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है क्या? अब अगर मैं किसी तरीके से ये फिगर आउट कर लूँ कि 0,0 कहाँ पर है, थोड़ा बहुत अगर मुझे पता चल जाए, क्योंकि मैं अब अपने इस कर्व को इस कर्व के साथ फिट करना चाह रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि आपके जो दोनों कर्व्स हैं वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। कि आपको सवाल, ऑब्जर्वेशन और ये पॉइंट बहुत क्लियरली समझ आ रहा है? मेरा मानना है, बहुत आसान सी सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ जो आप सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर आपसे मैं सीधी सी बातें पूछूँ तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसे सोचो, कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, आप इस कर्व को देखो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कर्व का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा और ये जो पॉइंट है क्या होगा, इसको सोचने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, ये आपके कर्व की इक्वेशन है, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कर्व्स की इक्वेशन में आप एक काम करिए, आप y की जगह 0 रख दो। आप y की जगह 0 रख दो, है ना। जैसे ही मैंने y की जगह 0 रखा तो देखो क्या आता है। ध्यान से देखना, मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि ये कर्व जब आपके इस तरीके से निकलता है तो ये कहाँ पर ये पॉइंट्स बनाता है जब y 0 होता है। तो ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने y को 0 रखा, जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो 0 और 0, तो x² कितना आया? 3। अगर x² आया है 3 तो x कितना आएगा सर? x आएगा ±√3। आप मेरी बात समझ पाए क्या? मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब x आपका ±√3 होगा तब आपका y क्या होगा? 0। पहला तो ये बड़ा बेसिक्स ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अगर आप चाहें तो आप x को भी 0 रख सकते हैं, उससे कोई बड़े विशेष आपको फर्क नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप चाहें तो रख सकते हैं। देखो उससे क्या पता चलेगा, सुनना। जब मैं x को 0 रखता हूँ, दोनों बातें हम करें, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब मैंने x को 0 रखा, चाहे तो यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं वो पॉइंट्स ढूंढना चाह रहा हूँ। सुनना ध्यान से, जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो क्या मिलेगा? ये पूरा 0 हट गया, है ना। y - 2 का स्क्वायर 1 के इक्वल, y - 2 का स्क्वायर रूट लिया तो +-1, तो यानी y - 2 इज इक्वल्स टू +-1। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं। जब x 0 रख रहे हैं तो y - 2 क्या मिल रहा है? +-1, है ना। यहाँ से y क्या मिल जाएगा सर? +-1 +2, है ना। तो एक पॉइंट तो आपको मिलेगा 3, जो कि ऑफ कोर्स ये होगा आपका क्या? 0,3। आई होप आप बात समझ पाए। और एक पॉइंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा -1 + 2, जो कि क्या होगा? 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,1। अब थोड़ा सा दिमाग से सोचो, ये 1 यूनिट डिस्टेंस, ये 1 यूनिट डिस्टेंस, तो इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या होगा? 0,0। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और ये हाइपरबोला आपका निकल जा रहा है ऐसा, है ना। और यहाँ से आपका वो चला है, ये हाइपरबोला भी चले जा रहा है ऐसा। यहाँ से आपका चला है पैराबोला, कौन सा वाला? वो आपका ax² वाला। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, क्या आप बात समझ पा रहे हो? एक रफ सा डायग्राम बनाया, मैं थोड़ी और क्लैरिटी दो। ये दिमाग मैंने कैसे सोचा, ध्यान से देखना। हमारे पास जो कर्व है उसमें मैंने एक बार x की जगह 0 रखा, एक बार y की जगह 0 रखा। क्या आप ये बात समझ पाए? जब x की जगह 0 रखा तो कोई खास फायदा, सॉरी y की जगह जब 0 रखा तो कोई खास विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब x की जगह 0 रखा, जब x की जगह 0 रखा तो मुझे y की 2 वैल्यूज मिली, क्वाड्रेटिक बनी। y की 2 वैल्यूज कौन कौन सी मिली? y की जो 2 वैल्यूज मिली वो मुझे मिली क्या? 1 और 3। 1 और 3 का क्या मतलब है? मुझे इसके वर्टाइसेस मिल गए। 1 और 3 वर्टाइसेस जब मुझे मिले तो एक वर्टेक्स तो मुझे यहाँ मिला
और एक वर्टेक्स मुझे यहाँ मिला। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी हाइपरबोला चला तो ऑफकोर्स ये हाइपरबोला कुछ ऐसा चल जाएगा और ये हाइपरबोला कुछ ऐसा, है ना, चल जाएगा। और इसी तरीके से हाइपरबोला यहाँ पर भी कुछ ऐसा चलेगा और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और अब ये तय है कि इनके ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी दो मिलेंगे। अच्छा सर, इन दोनों को लेके कैसे श्योर हुआ? मेरा बस इतना सा कहना है, क्योंकि हाइपरबोला का कर्वेचर थोड़ा सा ओपन होता है, मतलब ये उसकी फ्लैटनेस वाला ऑब्जर्वेशन है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और पैराबोला थोड़ा सा अंदर की तरफ बाउंड होता है, जैसे कि एलिप्टिकल शेप। अगर पास मतलब हाइपरबोला थोड़ा सा ओपन सा होता है। क्या ये एक बेसिक सी थ्योरी समझ आ रही है? क्या इस बेसिस पे आप बात समझ पाए? अगर ऐसे नहीं क्लिक हो रहा है तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा तरीका कि एक स्टैंडर्ड सा कर्व है जो कि ऊपर जा रहा है और ये दो कर्व्स हैं और इनका इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन करना तय है। ये बड़े बेसिक सी हमारी जो थ्योरी है उनसे हम कह सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल सिमेट्रिकली इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने ड्रॉ बहुत अच्छे से नहीं किया है, बट ये बिल्कुल सिमेट्रिकली इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये जो कर्व बनेंगे ये भी बिल्कुल सिंपल से ही कर्व बनेंगे, अगर आप मेरी बात समझ पाएँ तो। मतलब ये कर्व आपके बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेंगे इस तरीके से और ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल ही बनेंगे इस तरीके से। तो ये वो 4 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। पहले तो क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? ये 4 पॉइंट्स पे कैसे करेंगे, हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया, इसे कैसे सिंप्लीफाई किया, फिर हमने वो वर्टाइसिस क्यों निकाले हाइपरबोला के। क्या ये पूरी कहानी आप सभी को बहुत क्लियर मैनर में समझ आई? आई थिंक इसमें तो कोई बड़ा विशेष डाउट नहीं है और आप चीज़ें अच्छे से सोच पा रहे हो, है ना। आई होप ये कर्व बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक छोटा सा चेंज, अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो ए को नेगेटिव कर देता, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ए को नेगेटिव कर देता तो कोई विशेष फर्क नहीं आता, बस उस केस में आपका पैराबोला नीचे आ जाता। अब समझ पा रहे हो? और फिर चांसेस हो सकते हैं आगे जाकर कहीं ना कहीं करते, क्योंकि डेफिनेटली चांस तो है, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब कितना कौन बढ़ रहा है ये डिपेंड करता है, उससे अच्छा फिर हम उसे सॉल्व ही कर लेते हैं। बट इस केस में तो इट इज़ वेरी एविडेंट, वेरी अपेरेंट कि हाँ सर ये 4 पॉइंट्स पर मिलना तय है। ये बेसिक सा इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच हमने यूज़ किया है। मेरा मानना है कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी आई हैं। और अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो चला है तो क्या मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर? ध्यान से देखिएगा, ये रहा आज का आपका अगला सवाल। सुनिए ध्यान से, वो कह रहा है टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, ठीक है सर। एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा से, किस पर? आपके हाइपरबोला पर। ये आपका हाइपरबोला है। इस हाइपरबोला में उसने लिख रहा है 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा मैं ठीक करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा ठीक करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ x² अपॉन 6। जब नीचे आया तो 3 ने 6 को कैंसिल किया तो 2, और इसने जब 2 ने 6 को कैंसिल किया तो 3 इज इक्वल टू 1। आई होप अभी आपको ठीक लग रहा है। यहाँ से मैं a और b की वैल्यू आसानी से लिख सकता हूँ, कोई विशेष काम नहीं है ना। फिर क्या सर? फिर देखो वो जो है आपकी जो टेंजेंट्स हैं, है ना, वो अल्फा और थीटा और फाई एंगल पर इंक्लाइंड है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा और फाई एंगल बना रही है। मतलब टेक्निकली उन टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो tan थीटा और tan फाई है, वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छी बात है सर। एक और क्लू वो दे दे रहा है tan थीटा डॉट tan फाई, मतलब उन स्लोप्स का प्रोडक्ट 2 दे दे रहा है। और फिर इस एक्सप्रेशन की वो वैल्यू पूछ रहा है। सर बात घुमा फिरा के जा कहाँ रही है, इसको सोचेंगे कैसे? मेरा कहना है, क्या आपने हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन सीखी है? हाँ सर सीखी तो है। अगर आपके पास एक हाइपरबोला हो, सर x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो स्लोप फॉर्म में, क्योंकि स्लोप से हमारा काफ़ी कुछ लेना देना है अभी, हम जानते हैं स्लोप फॉर्म में जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a² m² माइनस b²। ये हमने पढ़ी है, ये हम हमेशा से जानते हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो अगर इसी तरीके से मैं इस हाइपरबोला पर आपसे बात करूं, ये हाइपरबोला क्या है सर? x² अपॉन 2 माइनस y² अपॉन 3। ये है x² अपॉन 2, है ना, माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो क्या इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन सोची जा सकती है स्लो फॉर्म में? तो वो होगी y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a² कितना है 2, m² माइनस b² कितना है 3। क्या बात आप समझ पाए? ये जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की हैं ये किस पॉइंट से ड्रॉ की हैं सर? ये आपने अल्फा कॉमा बीटा से ड्रॉ की हैं। तो शैलाई से अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। तो अगर मैंने यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा पास किया तो क्या बन जाएगा? देखो, उसको पास करने के साथ साथ मैं इसको उठा के इधर लाना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाता है y माइनस, पहले मैं शिफ्ट कर लेता हूँ फिर हम कर लेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर रूट ओवर, ऐसे क्वेश्चंस आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहे हैं, हमने किए हैं, तो उसी बात को रिकॉल करवाया जा रहा है। अल्फा कॉमा बीटा पास किया तो ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ओवर कितना 2m स्क्वायर माइनस 3। अब सबसे अच्छा तरीका जीवन में यही होता है सर कि आप पहले तो प्लस माइनस और अंडर रूट को हटाओ, तरीका स्क्वायर करो। दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर किया, ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, गौर से देखो, बीटा माइनस अल्फा एम का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स एम। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यहाँ पर स्क्वायर किया तो अंडर रूट और प्लस माइनस हट जाएंगे और आपका क्या बचेगा, सिर्फ वो बचेगा 2m स्क्वायर माइनस 3। कैन आई री राइट दिस होल इक्वेशन, क्योंकि मुझे ये m में एक क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है अगर आप सब देखें तो, और अगर ये क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है तो कुछ तो हमें दिखेगा, अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हों तो मैं इसको थोड़ा सा री राइट करता हूँ। पहले मैं m वाली टर्म्स को उठा के ले आता हूँ, तो m वाली टर्म्स को अगर मैं उठा कर लाया है ना, मतलब m स्क्वायर वाली टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो 2m स्क्वायर इधर लेकर आए है ना, m स्क्वायर कॉमन लिया तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m स्क्वायर। कोई आपत्ति इस बात से, कुछ गलत तो नहीं किया, अच्छे से देख लो। चलो इसके बाद इससे ऐसे ही रखो सर, क्या -2 अल्फा बीटा m, फिर क्या सर -3 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका +3 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन जा रही है सर, ये आपकी टेक्निकली एक इक्वेशन बन रही है m में क्वाड्रेटिक। अब अगर इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स में क्या मान लूँ, लेट्स से इसके दो रूट्स में मान लेता हूँ m1 और m2। शैलाई से ये जो m1 और m2 आ रही है वो टेंजेंट्स की स्लोप्स हैं, टेंजेंट्स की स्लोप्स हैं, और टेंजेंट्स की स्लोप है मतलब m1 क्या होगा सर, m1 आपका होगा थीटा टेन थीटा, और m2 क्या होगा आपका टेन फाई। क्योंकि अब बात समझो ना, m1 और m2 ही इन टेंजेंट्स की स्लोप है, और इन टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या था, थीटा और फाई। तो हम m1 को टेन थीटा और m2 को टेन फाई मान सकते हैं। अब अगर आप देखो तो टेन थीटा डॉट टेन फाई यानी m1 डॉट m2 उसने दिया है आपको 2, क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएगा अगर आप चीज़ सोच पा रहे हो तो। उसने आपको दे रखा है m1 डॉट m2, उसने दिया है आपको क्या, टेन थीटा डॉट टेन फाई, जो कि मेरी भाषा में होता है m1 डॉट m2, जो कि क्वाड्रेटिक की भाषा में होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और वो हमें कितना दिया है 2। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम अपनी थ्योरी से जानते हैं कितना होता है जनाब, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन a, यानी क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2। आई होप अब बातें समझ आ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन a मतलब क्या, बीटा स्क्वायर प्लस 3 है ना अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2, आई बिलीव, बिल्कुल सही हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। इसे ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं चीज़ें क्या वर्कआउट होती हैं, है ना। इसे यहाँ लेकर आए तो हो जाता है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस 3। थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं, बीटा स्क्वायर को इधर लाते हैं तो हो जाता है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 4 उधर गया तो कितना 7। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमसे पूछा था, जो कि हमारे लिए कितना आ रहा है 7। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं पता था, ऐसी कौन सी बात थी इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं पढ़ाई गई। आई थिंक सर हर एक चीज़ आसान थी, हर एक बात आपको सिखाई गई, कोई भी नई विशेष मुश्किल बात तो इसमें नहीं थी। और मेरा मानना है ऐसे क्वेश्चन आप करते हुए आए हैं तो अब तो होने चाहिए, कुछ चीज़ें याद रह जाएं तो जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि क्या, ये स्लोप फॉर्म में आपके हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, एलिप्स में प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, कोई बड़ा विशेष चेंजेस नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली बातों पर आते हैं, अगली बातों मतलब अगले सवाल पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या लिख रहा है सुनिए ज़रा ध्यान से। टेंजेंट ड्रॉ किए हैं आपने a,2 से, ठीक है, किस पर, इस हाइपरबोला पर। हाइपरबोला क्या है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। और ये टेंजेंट्स जो आपने ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर हैं। द मोमेंट यू रीड द वर्ड की जो टेंजेंट हैं इसके कीवर्ड्स हैं, अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, ऐसा कौन सा रास्ता होता है जिस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट चुन लूँ तो वहाँ से चुने गए पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूँ, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी पर भी, तो वो उनकी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होती। पैराबोला में खैर वो बात अलग होता है, पर अगर अभी फ़िलहाल में 3
चीज़ों की बात करूँ, किस किस की भाई, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल की, तो इन पे अगर किसी पॉइंट से या किसी रास्ते पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स पेयर वाइज ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। और ऐसे सर्कल को, मतलब उस लोकस को, उस पाथ को हम एक खास तरह का सर्कल कहते हैं जिसे हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। अगर आपको बात स्ट्राइक कर रही है तो मतलब डायरेक्टर सर्कल याद है ना स्टूडेंट्स, मतलब इस हाइपरबोला के लिए एक यूनिक सर्कल अगर हुआ पॉसिबल तो एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है डायरेक्टर सर्कल, जो कि इस तरीके से होता है कि उस पर आप कोई भी पॉइंट चुन लें, वहाँ से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो आपकी 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर होंगी पेयर वाइज एक दूसरे पर, दो ऑफ कोर्स बनेगी। क्या बात आपको समझ आई? यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल तो है कि क्या इसका डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट भी करता है। आई होप आपको याद है कि अगर आपके पास एक पैराबोला है, सॉरी एक हाइपरबोला है, तो उसका डायरेक्टर सर्कल कैसा होता है, वो वही होता है जहाँ पर आपके हाइपरबोला का सेंटर है। तो अगर इस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन 0,0 पर है तो इसका भी सेंटर आपका 0,0 पर होगा। लेकिन इस डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है a² - b²। वो क्या होती है, a² - b²। और इस वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर है टेक्निकली। तो मैं ये कहूँगा कि a² - b² का पॉजिटिव होने के लिए मेरे पास सबसे ज़रूरी बात जो है वो है a b होना, क्योंकि पहली बात तो a और b दोनों पॉजिटिव है। लेकिन उसमें मेरे लिए जो कंसिडरेशन है वो ये कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि a² के b² से बड़ा होने के लिए a का b से बड़ा होना चाहिए, ये मैथमेटिकली मैंने नहीं कहा, ये अलग बात है। पर चूंकि अभी मैं जानता हूँ कि a और b दोनों पॉजिटिव ही हैं तो उनके स्क्वायर्स भी, क्योंकि a और b आपके यहाँ कोफिशिएंट्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, तो तय बात है कि अगर आपका डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन है कि आपका a जो है वो b से बड़ा हो, तभी आपकी वो रेडियस का स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही होगी। ये बात तो समझ आई? अच्छा, मैं डायरेक्टर सर्कल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो सर? करेंगे बात, पहले डायरेक्टर सर्कल ढूंढ लो। तो अगर मैं डायरेक्टर सर्कल इसका लिखूँ इस हाइपरबोला का, तो वो हो जाएगा x² + y² = a² - b², तो 16 - 9, I think 7. I hope you all agree with that. So this is what? This is the director, है ना? सही लिख रहा हूँ क्या? डायरेक्टर वो C और E है ना, समझ जाना आप लोग। This is the director circle. Now what am I trying to convey here? Please try and understand. इस डायरेक्टर सर्कल में खास ऑब्जर्वेशन आप सभी का होना चाहिए कि इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से आप अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें हाइपरबोला पर, वो परपेंडिकुलर होंगी। ये बात याद रख लो, क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, याद रहेगा तो और अच्छे से आप बना पाएंगे। अब क्या उसने बोला कि एक पॉइंट था a,2 जो भी यही कर रहा था। अगर एक पॉइंट था a,2 जो कि भी यही कर रहा था, यानी कि उससे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो भी परपेंडिकुलर थी, तो a,2 टेक्निकली कुछ नहीं है, वो इस डायरेक्टर सर्कल पर लाई करने वाला एक पॉइंट है। मतलब आपका a,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैंने a,2 यहाँ पास किया तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा a² + 2² यानी कितना? 2² यानी आई थिंक कितना भूल गया हूँ मैं, 2² 4 होता है ना, तो 4 = 7। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। मैं थोड़ा सा कुछ और सोच रहा था, मतलब 2 स्टेप आगे कुछ और चीज़ें दिमाग में, एक अलग क्वेश्चन बन रहा था जो मैं सोच के आपको बताऊंगा अभी। खैर आप इस बात पे फोकस करिए अभी। तो यहाँ से a² कितना आ रहा है? a² कितना आ रहा है? 7 - 4 दैट्स 3, है ना। तो a आपका आएगा +3 ही आएगा, क्योंकि आप a को मतलब +√3 आएगा, क्योंकि a -√3 नहीं हो सकता है, बात आप समझो, नहीं हो सकता है। ये तो a ये वाला a है, मतलब ये आई एम रियली सॉरी, ये a वो ये वाला a नहीं है जो आपका हाइपरबोला में होता है। ये तो a एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो तो आपका +√3 और -√3 दोनों हो सकता है। खैर वो क्या पूछ रहा है वो समझो, वो आपसे खैर a² की ही वैल्यू पूछ रहे हैं, जो कि क्लियरली कितनी आ जा रही है, जो कि आपके लिए 3 आ जा रही है। तो आपको ज़्यादा विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक चीज़ें आसान हैं, बहुत आसान, बेहतरीन और सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको ना पता हो, जो आपने ना सोचा हो, जो आपको आता नहीं हो। और ये कितना छोटा सा क्वेश्चन, मेरा यकीन करिए IIT JEE ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो छोटे ही होंगे, आसान ही होंगे, पर ये आसान तब लगेंगे जब आपने इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को किया होगा, जब आपने चीज़ें समझी होंगी, जब आपने हर कंसेप्ट को सीखा होगा, उन्हें प्रैक्टिस किया होगा, न्यूमेरिकल्स के थ्रू उनकी एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच डेवलप की होगी। क्या ये सारी बातों का एक सिंपल सा सेंस समझ आ रहा है? यहाँ तक तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है और आपने हर वो चीज़ जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ी है, कभी ना कभी आपने सीखी है।
इसको लेके हमने डायरेक्ट फार्मूला सीखा है, अगर आपको याद आ रहा है तो। खैर अगर हम फार्मूले पर रिलाई ना करें, मतलब हम ज़्यादा मेमोराइज करने पर याद, मतलब एम्फेसाइज नहीं करते कि आप हर चीज़ रटें, पर अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ना रहे तो आपको बातें पता हैं, आपको समझाई गई हैं। आप अपनी उन चीज़ों को याद करिए जो आपको पढ़ाई गई हैं। तो देखो, मैं अगर फिर से स्क्रैच से चीज़ें समझाऊँ तो सर एसिम्पटोट्स को लेकर कहानी शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला, अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला तो इसकी एसिम्पटोट्स हमने देखी हैं क्या होती हैं, b/a टाइम्स x और क्या y इज इक्वल्स टू माइनस b/a टाइम्स x। बस कहानी सॉर्टेड है यहाँ से अब क्या बच रहा है सर? आप बोलो ना, आपको बोल रहा है वो इन दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल π/3 है। मेरा यकीन करिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है सर? क्योंकि आप इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे भाई सिंपल सा अप्रोच अपना। सिंपल सा क्या अप्रोच है सर? आप दिमाग लगाओ, दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल, वही कहानी। आप अगर ऐसे सोचना चाहो तो ऐसे सोच लो, कैसे? वही सॉर्टेड सी कहानी। क्या आप लिखोगे कि सर दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल, मतलब इसकी स्लोप बताओ। अब तो मैं बस वही बात वापस आपसे करना चाह रहा हूँ। ये है m1 और इसकी स्लोप क्या है, -b/2। इसे मैं कह लेता हूँ m2। तो दो लाइन्स हैं वो, उनके बीच का एंगल, यानी जो एसिम्पटोट्स हैं उनके बीच का एंगल तो वो होता है tan थीटा, है ना। जो उसने क्या कहा, π/3, तो वो हो जाता है π/3, है ना। दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल ये है हमारे अकॉर्डिंग। सही लिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही। तो वो कह रहा है tan π/3 कितना होगा सर? वो हो जाएगा मॉड ओवर, मॉड लगाना मत भूलिए क्योंकि एक्यूट एंगल आप निकाल रहे हो ना। तो m1 माइनस m2, तो b/a माइनस b/a, है ना, b/a माइनस माइनस b/a, तो हो जाता है 2 टाइम्स b/a डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस m1 m2, m1 m2 यानी क्या, b/a, लेकिन वो माइनस b/a, तो उस वजह से क्या हो जाएगा माइनस b²/a²। अब आप चाहें तो मेरी सलाह तो यही है कि यहीं पर ई डाल दो। ई कैसे ले आएंगे? b/a की हेल्प से। और अगर ये तरीका स्ट्राइक नहीं करे तो मैं एक फॉर्मूला आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, अगर आपकी एसिम्पटोट्स के बीच में आपको एंगल चाहिए, अगर आपकी एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल चाहिए तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूले पर आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। अगर मैं बी और ए के टर्म्स में फॉर्मूले पर जाऊँ तो वहाँ से भी आप आ सकते हो, बस उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसे अगर थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई हम करें, है ना, मान लो दोनों के बीच अभी एंगल π/3 नहीं दिया है, वो तो दिया है, पर मैं मान लेता हूँ फॉर्मूला बनाने वाली बात कि अगर वो मान लो वो होता थीटा, ना, इसके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर वो एंगल होता थीटा तो हम क्या करते, हम कहते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट है आपका 2b/a, जिसे मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिखेगा, a² माइनस b²/a²। तो a² आ जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a² माइनस b²। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो सर, इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये एक a से एक कैंसिल। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो आपको क्या दिखेगा, 2ab/a² माइनस b²। गौर से सुनना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, 2ab/a² माइनस b²। तो अगर मैं tan थीटा आपसे डिस्कस करना चाहूँ, ध्यान से सुना, बड़ी मज़ेदार सी बात है। वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा 2ab/ में कितना, a² माइनस b²। अब अगर आप चाहो तो इसको यहीं से देखो, इस वाले पार्ट से ही देखो। क्या आपको दिख रहा है b/a कुछ एक अच्छी सी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या अच्छी सी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है? ध्यान से देखो, मैं इस ही पार्ट को थोड़ा एक और अलग तरीके से लिखता हूँ, इतने तक आने की जरूरत ही नहीं है। इस ही पार्ट को जो आपका tan थीटा लिखा हुआ है, गौर से सुनना, पहले तो वो पार्ट बन जा रहा है, उसे वहीं ड्रॉप करो। tan थीटा जो आपका बन जा रहा है वो क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है 2 टाइम्स b/a। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, b/a प्लस b/a। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? कुछ कारण है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जो हमने डिराइव किया है कई दफ़ा, मतलब एक बार और, पर इस बार इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। 1 माइनस b/a इंटू b/a। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आपको एक बड़ी सिंपल सी बात नज़र आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसके थ्रू? देखो ना, कुछ तो आपको एक दिखेगा पैटर्न सा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। यहाँ से क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है? नहीं कर रहा है तो सोच के देखो। मैं थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे कहने की कोशिश करता हूँ कि मान लो अगर अभी नहीं किया स्ट्राइक तो आपको समझाने के लिए कि b/a सर एक वैल्यू है जिसे मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, लेट्स से tan phi लिख सकता हूँ क्या? बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ tan phi, है ना। अगर मैंने b/a को tan phi माना तो tan phi प्लस tan phi कितना हो गया, tan phi प्लस tan phi हो जाता है 2 टाइम्स tan phi। कोई आपत्ति तो नहीं है? डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस tan² phi। क्या अब आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? मेरी बात महज बड़ी सिंपल सी है, 2 tan phi अपॉन 1 माइनस tan² phi आपके tan 2 phi का फॉर्मूला होता है। यानी अगर मैं चीज़ें यहाँ से कंपेयर करूँ तो आपको दिखना चाहिए कि जो आपका tan थीटा आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है tan 2 phi के इक्वल। गौर से सुनना, बहुत काम की बात मैं कहने जा रहा हूँ।
क्या मैं कंक्लूड करके कह सकता हूँ कि अभी अगर वैसे कहना बिल्कुल एकदम सही तरीका नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में, बट चूंकि अभी हम एक्यूट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम थीटा और 2 फाई को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारी कहानी एक्यूट एंगल पर हो रही है ना। इवन मॉड का भी कंसिडरेशन अभी फिलहाल हटाया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थीटा जो आ रहा है वो आपका 2 फाई के इक्वल आ रहा है फिलहाल अभी समझने की कोशिश। अच्छा फाई कितना है सर? सर फाई है आपका, यहाँ से देखो ना फाई कितना है सर। फाई को अगर मैं देखना चाहूँ, बहुत सारे चीज़ें मैंने बाईपास की हैं, अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति ना हो। जैसे मैंने एक मॉड का कंसिडरेशन हटाया है, एक मैंने कौन सा कंसिडरेशन हटा दिया कि 10 और 10 को आपस में बस ऐसे ही नलिफाई नहीं कर सकते, पूरी प्रोसेस है जो हम ट्रिगो में पढ़ेंगे। बट चूंकि अभी सारी बात एक्यूट एंगल पर हो रही है तो इन कंसिडरेशन की मैं हटाने की लिबर्टी ले ले रहा हूँ, जो कि मैथमेटिकली अभी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आप समझोगे नहीं थी। अभी फिलहाल मुझे पूरी कहानी फिर से समझानी पड़ेगी, इसलिए इस बात को मान लो बस थोड़ी देर के लिए कि ऐसा किया जा सकता है। जब ट्रिगो पढ़ेंगे, जब थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आपकी एक्यूट एंगल वगैरह की हो जाएगी, तो आप मान लोगे कि हाँ सर ये कोई बड़ा विशेष सा बदलाव नहीं था, ये एक्सेप्टेबल है, ये जायज़ है ना, ये लेजिटिमेट करेक्शन है जो किया जा सकता है। सुनिएगा ध्यान से। फाई है tan इनवर्स b अपॉन ए। फाई अगर है tan इनवर्स b अपॉन ए तो थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स tan इनवर्स b अपॉन ए। मैं बस आपसे इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल थीटा है, एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल उतना ही वैलिड है जो हमने पहले भी एक अलग तरीके से पढ़ा है, अगर आपको सारी बातें मेरी याद आ रही हैं तो। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? 2 tan इनवर्स b अपॉन ए हमने क्यों किया? मतलब जैसा हमने एक और इस कैटेगरी का क्वेश्चन किया था किसी अलग तरीके से, जहाँ b अपॉन ए और b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने एसेंट्रिसिटी से रिप्लेस किया था, उसी तरीके से इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। क्या बात आपको समझ आ रही है? अब इस फॉर्मूले पर हम काम कर लेते हैं, है ना। हमें क्या निकल कर आ रहा है सर? हमें फाइनली मिल रहा है थीटा, जो हमें फाइनली थीटा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर? वो मिल रहा है 2 टाइम्स tan इनवर्स b अपॉन ए। मुझे बस एक बात बताओ, मुझे b अपॉन ए में ही इंटरेस्ट है? बिल्कुल है सर। तो मैं तो एक छोटा सा काम करता हूँ, थीटा अपॉन 2 लिख लेता हूँ इसे, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन ए, यानी थीटा के हाफ का अगर आप 10 रेशियो ले लें तो उससे आप b अपॉन ए तक आ सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उससे अगर मैं b अपॉन ए तक आ गया तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? मतलब थीटा के हाफ का 10 रेशो का अगर मैंने स्क्वायर किया, थीटा के हाफ के 10 रेशो का अगर मैंने स्क्वायर किया और उसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया, उसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया, तो शैलाई से कहानी खत्म। कहानी कैसे खत्म जनाब? आई थिंक कहानी तो खत्म, क्योंकि सर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होता है सर? ये होती है आपकी एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। एक मिनट सर, एक मिनट। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी तो कुछ होता है सर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2? सर अब तो कुछ याद आ रहा है, पढ़ा हुआ सा, मेरा यकीन है अब तो याद आ रहा होगा ना आपको। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मुझे किसी भी अच्छा बाय द वे अगर ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो क्या मैं ई को सेक थीटा बाई 2 मान सकता हूँ, बशर्ते वो थीटा आपका ऐसा एंगल हो जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू ही आपको निकाल कर दे। आप तो ये मान के चलो क्योंकि एसेंट्रिसिटी है, पॉजिटिव मेंटेन करना है, तो बहुत सारी लिबर्टी आपको मिल जा रही है चीज़ें कंसिडर करने की। तो क्या मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद आ रही है तो, कि सर एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल पता हो तो उसका हाफ ले लीजिए और उसका सेक रेशो ले लीजिए, उसका सीकेंट रेशो ले लीजिए, वो आपके हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होगी। इतनी सी बात थी, ये कंसेप्ट था जो आपको वापस से मैंने रिकॉल करवाने की कोशिश की, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी सी बात है, बस क्या करना है, π/3 आपके पास है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ π/3 का हाफ क्या होता है सर? π/3 का हाफ होता है π/6। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सर इसका क्या लेना है? इसका सीकेंट रेशो लेना है। सर सेक तो नहीं आता हमको, सीकेंट रेशो तो लेते नहीं आता। कॉस ले लो भाई, उसका रेसिप्रोकल ले लेना। अच्छा सर कॉस π/6 ले लें, उसका रेसिप्रोकल ले लेना। कॉस π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होगा? साइन 60 जितना। साइन 60 क्या होता है? √3/2। लेकिन एक मिनट, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/√3। तो सेक π/6 कितना होगा? 2/√3। और अगर ये 2/√3 होगा तो क्या ये हमारा आंसर है? जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं है जनाब। ये तो आपकी इसेंट्रिसिटी आई है इस वाले हाइपरबोला की, जो कि आपके एसिम्प्टोट्स के बीच ये एंगल लेके बैठा हुआ है। सर मुझे जितना याद आ रहा है, अगर इस वाले हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स हैं तो उसके कॉन्जुगेट की भी तो यही होंगी। बिल्कुल होंगी, पर उसमें बदल क्या जाएगा? उसमें बदल कुछ नहीं जाएगा, उसमें बस ये एंगल बदल जाएगा,
दोनों तरीके से बताऊंगा, पर पहले बस ये सोच लो, क्या मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ? बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सुलझी हुई सी कंडीशन, सोच के देखना। कंडीशन ये है जनाब, बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। क्या मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल चुका हूँ जो कि 2/√3 आ रही है, तो इसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि सर हम क्या जानते हैं, 1/e² प्लस 1/ अगर इसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी को मैं ई डैश कहूँ तो हमने ये रिलेशन पढ़ा है। e² मतलब क्या, e कितना है सर, वो है 2/√3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3। 4/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/e डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3/4 उधर गए तो 1/e डैश का स्क्वायर कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 1 - 3/4। ये कितना आ जा रहा है 1/4। 1/4 का अंडर रूट भी ले लो तो 1/2, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और उसका रेसिप्रोकल भी ले लो तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आता है 2। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात हम ये कर सकते हैं, गौर से सुनना। पहले तो ये बताओ, क्या इतनी सारी बातें क्लियर है? जो हम निकालना चाह रहे हैं वैल्यू ई डैश की, जो कि आ रही है 2, और इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकते थे, पर क्या ये बात आप सभी को समझ आई? इसके बाद मैं एक और तरीके से आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूँ कि सोच के देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे नहीं सोचता तो क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि सर देखो ये एजिम्प्टोट्स हैं, है ना, ये एजिम्प्टोट्स हैं, और अभी आपका ये वाला आपका हाइपरबोला था जहाँ पर एंगल कितना था, जहाँ पर एंगल था आपका कितना π/3। सोच के देखना π/3, ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा बताओ, ये आपके कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब अगर ये एंगल π/3 है तो एंगल कितना होगा सर, ये होगा π - π/3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? गौर से सुनना, अगर ये एंगल π - π/3 है, मतलब ये एंगल कितना है सर, ये आपका कितना हो गया 3π - π, यानी कितना हो गया सर, ये आपका हो जा रहा है 2π/3। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर इस वाले हाइपरबोला के लिए जो एजिम्प्टोट्स के बीच में एंगल है, अगर वो आपने π/3 माना है, तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए जो एजिम्प्टोट्स के बीच में एंगल है वो कितना है 2π/3। बहुत बढ़िया। अब सुनना, अगर ये 2π/3 आया है तो एक तरीका ये भी तो था कि इस हाइपरबोला की जो एजिम्प्टोट्स के बीच में जो एंगल है, इस हाइपरबोला की जो एजिम्प्टोट्स के बीच में एंगल है वो 2π/3 है, तो क्या इस हाइपरबोला का मैं डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूँ? हाँ सर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कैसे? इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी आप निकालेंगे वो क्या होगा, इनके एजिम्प्टोट्स के, इस हाइपरबोला कॉन्जुगेट के लिए जो एजिम्प्टोट्स के बीच में एंगल है उसके हाफ का, तो 2π/3 का हाफ कितना होगा? सब सही कर रहे हैं ना? बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना? 2π/3 बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो 2π/3 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2π/3 का हाफ, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आई थिंक 2 यहाँ आ जाएगा। इसका आप सीकेंट रेशियो ले लीजिए। पहले तो ये बात आपको समझ आई, यानी कि मैं क्या करूँगा, ई डैश जो होगा वो होगा सेक, है ना, कितना π/3। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, कोई दिक्कत, आपत्ति या परेशानी तो नहीं? π/3 यानी कितना, 60। अच्छा, सेक 60 निकालना है। सेक 60 निकालने के लिए क्या मैं cos 60 की हेल्प ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। cos 60 कितना होता है नहीं पता, sin 30 पता है क्या? पता है, sin 30 होता है 1/2, तो cos 60 भी 1/2। cos 60 नहीं चाहिए सर, sec 60 चाहिए, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना 2, तो यहाँ से ई डैश कितना आ जा रहा है 2। क्या आपको बस इतने से तरीके से क्वेश्चन समझ आए ना? आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, बस इतनी सी देर में क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर उसने π/3 उन दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच एंगल दिया था, तो कॉन्जुगेट के लिए आप π - π/3 वाला एंगल ले लीजिए, वो दूसरा वाला कॉन्जुगेट का जो एंगल होगा वो मिल जाएगा, उसका हाफ करिए, सेक रेशियो ले लीजिए, सीकेंट रेशियो लीजिए ट्रिग्नोमेट्री वाला, और उससे आप इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए। इतना आसान तरीका है एसिम्प्टोट्स के थ्रू। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ घुमा फिरा के करने की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है जनाब, याद रहेगा क्या? फॉर्मूला क्या है भाई? सर फॉर्मूला है आपका क्या? फॉर्मूला है कि अगर कभी भी एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल दे दिया जाए, है ना, ये एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल है, तो इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, उस एंगल के हाफ का सीकेंट रेशो। और सीधी सी बात है सर, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं ढूंढना। अगर इसके कॉन्जुगेट का है ना इसेंट्रिसिटी पूछता, जिसे मैं कह लेता हूँ फिलहाल ई डैश, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका π - थीटा, तो वो क्या हो जाता है सर? वो हो जाता है आपका सेक, अब एंगल क्या है π - थीटा, तो हो जाता π - थीटा का हाफ। जिसे आप चाहें तो सुन लीजिए ध्यान से, जिसे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेक π/2 माइनस θ/2। क्या हम जानते हैं सेक 90 - थीटा क्या होता है सर? वो होता है कॉसेक, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ ई डैश विल बी कॉसेक θ/2। क्या आपको एक और फॉर्मूला बनते हुए समझ आया? मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि थीटा से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जनाब।
आप उस थीटा का हाफ करिए और सेक लीजिए तो आपको उस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी मिलेगी। और उसी थीटा का हाफ करके अगर आप कॉसेक ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको उसके कॉन्जुगेट की सेंट्रिसिटी मिल जाएगी। इतनी आसान सिंपल डायरेक्ट सी बात है। आई होप हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है, कहीं कोई विशेष मुश्किल आपको अब नहीं आ रही और हर एक बात अच्छे से क्लियर होती चली जा रही है। क्या ये कंसेप्ट याद रहेगा? इसे कंसेप्ट की तरह ही ट्रीट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सी बात हमने की है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए और सोच के देखो, बस आपको एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल पूछा जाए और आपको बोले वो, वैसे याद रह जाए तो इतनी जल्दी ही हो जाएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। ऐसा रटने को नहीं कह रहा हूँ कि याद कर ही लो, पर कर लोगे तो फायदा ही होगा, है ना। तो बात आप मेरी मान रहे हो क्या? बात मेरी बस इतनी सी मान लो। देखो, एंगल दिया एसिम्पटोट्स के बीच का, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी पूछिए तो हाफ करके सेक ले लो। उसके कॉन्जुगेट की पूछिए तो बस उसको हाफ करके कॉसेक रेशो ले लो, बात खत्म। आई होप आप भूले नहीं हो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम अपनी सिंगेज की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको रिकॉल करवा दूं हर एक बात, सिंगेज की तैयारी मतलब सिंगेज जो मैथमेटिक्स की बुक है, इसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है। सर इसके थ्रू आप कैसे हमारी तैयारी करवा रहे हो मैथमेटिक्स की, आप प्लीज़ इस बात को समझिए। मैं यही बात आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि इसके थ्रू जो हम तैयारी कर रहे हैं वो यकीनन तौर पर सफिशिएंट है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो सर? आप यकीन करिए, मेरा बात को समझना। पहली बात तो सिंगेज मैथमेटिक्स कोई महज एक बुक नहीं है, ये 5 किताबों का कलेक्शन है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली इसे डिज़ाइन किया है। मतलब ये बुक सच में एक बहुत अच्छा पैकेज है आपकी तैयारी के लिए, अगर आप इसे थरली, प्रॉपरली, कॉम्प्रहेंसिवली करते हैं तो। क्यों? क्योंकि इसे इन्होंने सबसे पहले तो 5 हिस्सों में बांटा है। वो 5 हिस्से क्या हैं? जैसे हम अभी किस पर हैं? हम अभी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप जानते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फाइनल चैप्टर पर हैं, है ना। इसके बाद हम किस बुक पर शिफ्ट होंगे? इसके बाद हम कैलकुलस करेंगे। कैलकुलस के बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलस के बाद हम वेक्टर्स एंड 3D वाली अपनी बुक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम अलजेब्रा कर लेंगे और इसके बाद हम क्या कर लेंगे? इसके बाद हम ट्रिगो कर लेंगे। सर समझ नहीं आ रहा है, ये बुक्स तो आप कर रहे हो लेकिन ये हैं क्या एग्जैक्टली? जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेट किया तो हमने वो स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये सब किया। कैलकुलस मतलब आपके डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपका इसी तरीके से वो मैक्सिमा, मिनिमा, सब कुछ बिल्कुल। इसके बाद आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया अंडर द कर्व, बहुत सारी चीज़ें ये कैलकुलस में आ जाने वाला है। फिर वैक्टर्स इन 3D, आप जानते हो वैक्टर्स जो आपकी फिजिक्स में भी काम आती है, पर उसका एक बहुत ही अलग लेवल, और दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। जो क्वेश्चन 3D के होंगे वो वैक्टर से हो सकते हैं, जो वैक्टर्स के हैं वो 3D से भी हो सकते हैं। इवन 2D के क्वेश्चन आप वैक्टर से कर सकते हो। और उसी का एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखेंगे, अलजेब्रा में कंटिन्यूएशन। जो कोऑर्डिनेट में आपने सारी कहानी पढ़ी है ना, पूरी कोऑर्डिनेट एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स अपने आप में हैंडल करके खत्म कर देगा। वो बातें भी हम करेंगे, चिंता मत करिए। वैक्टर्स इन 3D हो जाएगा, इसमें आपके सब शेप्स आ जाएंगे, स्फेयर और सब कुछ, और वो वैक्टर्स हम अलग तरीके से देखेंगे 3D में। आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर आपको याद आ रहा है। फिर हम अलजेब्रा पे आएंगे जहाँ पे हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज़, आपके सेट्स, सॉरी कैलकुलस में ही हम सेट्स, रिलेशन इन फंक्शंस तो कर चुके होंगे। तो अलजेब्रा में आपके मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा सीक्वेंस इन सीरीज, आपके बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसी हर एक चीज़ हम अलजेब्रा में करेंगे, सिंगल टॉपिक जो अपने आप में इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं खुद की। फिर फाइनली ट्रिगो, जिसमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशंस, आइडेंटिटीज़, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, जिसे आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी कहते हैं, हर एक तरीके की चीज़, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 5 किताबें महज 5 किताबें नहीं, और इन किताबों को बहुत खूबसूरती से इन्होंने बनाया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरती से इन्होंने बनाया? क्योंकि हर एक बुक में उन्होंने आपको सारे के सारे चैप्टर्स, हर एक कंसेप्ट जो पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, उन्होंने कवर किया। हर एक पॉसिबिलिटी उन्होंने एक बहुत डिटेल मैनर में डिस्कस की है। ना सिर्फ ये किया है बल्कि उसके एग्जाम्पल्स डाले हैं उन्होंने, उसके इलस्ट्रेशंस डाले हैं। उसके बाद वो कहानी ही खत्म नहीं करते, आपको एक्सरसाइजेस देते हैं हर कंसेप्ट के बाद, वो हम असाइनमेंट क्वेश्चंस के तौर पर करते हैं। और हम उसके बाद इनकी जो एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें हर कैटेगरी के क्वेश्चन ले लीजिए आप, हर कैटेगरी मतलब चाहे वो आपके कैसे हों, चाहे वो आपके सिंगल करेक्ट हों, चाहे वो मल्टीपल करेक्ट हों, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप हों, चाहे वो मैट्रिक्स मैच टाइप हों, या फिर चाहे आपके लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हों, कुछ भी हो, हर एक कैटेगरी जो आपके JEE एडवांस्ड पूछ सकता है, पूछता आया है, हर एक तरीके की चीज़
मैं IIT JEE मेंस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके भी बियॉन्ड आपको लेकर जाने की बात कर रहा हूँ, जो हमारे JEE एडवांस्ड में आते हैं हर एक तरह के क्वेश्चंस। IIT JEE तो आपके मेंस तो बस इन पर ही रुक जाता है, MCQ भी मैं मार्क कर रहा हूँ, SCQ और न्यूमेरिकल आंसर वो तो बस 2 ही पूछता है, पर JEE एडवांस की हर एक चीज़ पूछता है। और बिल्कुल हम कहानी बस कंसेप्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करके खत्म नहीं करते, हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं जनाब। मेरा यकीन करिए, इसके अलावा और आप क्या चाहेंगे? एक अच्छी मजबूत, एक बहुत बहुत कठोर, बहुत कंठस्थ, बहुत थरो तैयारी ये हो रही है। और मेरा मानना है कि आप ये जानते हुए पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। एक बात सिंपल सी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हर कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सप्लोर ले चुके हैं। अब इसी तरीके से हर कैटेगरी के JEE एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे हाइपरबोला चैप्टर के। उसके साथ हाइपरबोला होगा खत्म और फिर हम शुरू करेंगे कैलकुलस, और एक अच्छी तैयारी आपकी हम करवाएंगे। एक बुक हमारी होगी खत्म, 4 बुक्स बाकी हैं। यकीन करिए, बस सिस्टमैटिकली चलते रहिए, अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कहीं नहीं जा रही है एग्जाम, आसान है, मेरा यकीन करिए। With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much for watching this video.